डियर स्टूडेंट, होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे इनकम टैक्स के सिलेबस को। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या बताता है? इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ना ये सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट आया हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये फाइनल ईयर में सब्जेक्ट आया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं बच्चे, इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिमिलर रहने वाला है। ये नहीं है कि मैम इस यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं कि ये वीडियो हमारे लिए रेलिवेंट है या प्लेलिस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है, चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट अलग हो जाएंगे, नहीं। ओवरऑल इंडिया के अंदर हमारे मेन एक सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो सभी यूनिवर्सिटीज को, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोस, लेक्चर प्लेलिस्ट जो आने वाली है। और सेकंड थिंग, जो 11 अगस्त को जो भी चेंजेस लाने की बारे में बात की गई है, 11 अगस्त 2025 को जो भी चेंजेस लाने के बारे में बात की गई है, 8 से 9 चेंजेस हैं, ठीक है, वो आपके 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, आपका जो बजट आया था 1 फरवरी 2025 को, वो सारे इंप्लीमेंट अभी इस साल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और वो सभी के सभी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं हमारे सब्जेक्ट में, सिलेबस के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोई डाउट नहीं रहने वाला अभी तक तो, कि जो भी है अपडेटेड रहने वाला है, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर डेली बेसिस पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भाई, इनकम टैक्स क्या होता है? इस सब्जेक्ट को लाने से पहले ये जो टैक्स है, जो है ना, ये क्यों गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, रीजन क्या है भाई? अब देखो, सरकार, बहुत सारे पर्सन्स कहते हैं कि भाई ये सरकार के लिए मेन सोर्स है इनकम का। अरे भाई, इसके अलावा भी तो होगा ना सरकार के पास सोर्स। मतलब जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मैंने कहा कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं कॉलेज में टीच करती हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी मिली है, ठीक है। सैलरी मिलने के बाद ये मेरे लिए क्या हो गई है? मेरे लिए रिवेन्यू जनरेट हो गई है, राइट। और मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मुझे चाहिए, मैं उसके लिए मेरा पैसा स्पेंड करूंगी या नहीं करूंगी? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करेंगे आप। मैं क्या करने वाली हूँ? उसके बाद एक्सपेंडिचर करने वाली हूँ। जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, उनके ऊपर मैं मेरा पैसा खर्च करूंगी। कहते हैं अच्छा सर। तो यहाँ पर जो मेरी इनकम जनरेट हुई, कुछ मेरे खर्चे हुए, है ना, और अगर कुछ बच जाती है तो मैं उसको क्या कर लूंगी बच्चे? सेव कर लूंगी। यस या नो? है ना। तो सेम पैटर्न बच्चे गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के पास कुछ सोर्सेज हमारे रिवेन्यू के होते हैं, और कुछ सोर्सेज जहां पर गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करती है, उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर सेक्टर, है ना। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से अरेंज करना है और पैसा कहाँ पे लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए हम डिस्कस करेंगे, देन हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि एक बेस है बच्चे टैक्स को समझने का। अदरवाइज ये होगा कि हाँ इनकम टैक्स रटे जा रहे हैं, नहीं, रटना नहीं है। मैं आपको सेक्शन विद हर चीज ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी, जो कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों के जो फीडबैक रहे हैं, जो कुछ कमियां थी हमने उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। सो वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो गवर्नमेंट के पास के जो जो सोर्स होते हैं ना, एक तो रिवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कहाँ से लेती है गवर्नमेंट रिवेन्यू? कहाँ से आता है? ये इसको बोलते हैं हम पब्लिक रिवेन्यू, ठीक है। मींस की पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट होता है। मैम कैसे होता है बच्चे? सबसे पहले तो आंसर मैंने आपको दे दिया, टैक्स के होता है। क्या आपके माइंड में कोई और आ रहा है सोर्स? जैसे मैं कहूँ कि मेरी जो सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल, कि मेरी सैलरी से भी आती है मेरी इनकम, ठीक है। मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो मैंने किराए पर चढ़ा रखी है, उसका रेंट भी आता है। कहते अच्छा, मैंने कोई प्रॉपर्टी थी, पहले 2 लाख में खरीदी थी, अब मैंने 18 लाख में बेच दी है, तो बीच का बचा 16 लाख रुपए, ये मेरी। मीन्स की ऐसे कौन कौन से साधन है जिसके थ्रू मेरी इनकम हो रही है, मैंने ये बता दी। इसी तरीके से सरकार के भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहां से उनकी इनकम जनरेट हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, हाँ जी बच्चे, कि आपके दिमाग में टैक्स के अलावा क्या आ रहा है? जैसे कि पेनल्टी हो सकती है, फीस हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये सभी चीजें आपको इसके अंदर बात करनी है, ये आपको इसके अंदर बात करनी है। टैक्स भी बच्चे आपके काफी तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। और हमारे पास जीएसटी सुना है, जो आप नॉर्मली, जैसे आप कोई बुक खरीदने जाएंगे जीएसटी की सब्जेक्ट की बुक खरीदने जाओ, या फिर इनकम टैक्स की खरीदने जाओ, या फिर कोई भी सब्जेक्ट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसे हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स होता है।
कॉर्पोरेट टैक्स इन द सेंस जो कंपनियां होती है ना बड़ी बड़ी, वो जो कमाती है अपने कमाए हुए उसके ऊपर टैक्स देती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कोई भी फीस जो भी गवर्नमेंट चार्ज करती है, कोई भी अगर हमारे ऊपर पेनल्टीज लग जाए, वो हमारे ऊपर चार्ज, वो हमें गवर्नमेंट के लिए एक क्या होता है, रिवेन्यू होता है। मैम अगर मैं बात करूं इनके बीच में फर्क क्या है, फीस होती है बच्चे, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बहुत सस्ते में इलाज होता है, जो फीस चार्ज की जाती है वो उनके लिए इनकम है। अगर मैं कहूँ कि आपको रजिस्ट्री करवानी है अपने प्लॉट की, या फिर आपको बाइक की रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो चार्ज लेते हैं ना, 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए जैसे भी चार्ज लेते हैं, है ना, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू होती है। पेनल्टी अगर बारे में बात की जाए, जैसे कि आपका चालान कटता है, चालान करता है जैसे कि आपने हेलमेट वेयर नहीं किया हुआ है, आपके पास आरसी नहीं है बाइक की, आपके पास क्या है लाइसेंस नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपका पेनल्टी कटती है नहीं कटती है ना। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू है, पर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाने के लिए ये पेनल्टी चार्ज की जाती है, ठीक है। तो समझ में आया कि गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा काफी सारे सोर्सेज है, वो हम वैसे पीडीएफ में डिस्कस करेंगे, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, अब सरकार ने पैसे इकट्ठे तो कर लिए, इस पैसे को लगाएगी कहाँ, भाई बहुत सारे सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, हम कॉलेजेस करने के लिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है जैसे वाटर की सर्विसेज देना, रोड की सर्विसेज अच्छी देना, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की होगी, बसेस की होगी है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे पेमेंट करनी पड़ती है, तो खर्चे जितने हैं ना वैसे इनकम के सोर्स भी उतने ही सारे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इसमें एक बड़ा हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि इतना बड़ा जो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट में से इतना पोर्शन हमारा टैक्स का आता है, जिसके अंदर हमारे पास इनकम टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, बाकी छोटे छोटे पोर्शन से हमारे पास इनकम आती है। तो इसलिए एक बड़ा सोर्स इसलिए माना जाता है गवर्नमेंट की रिवेन्यू का इनकम टैक्स, या फिर मैं कहूँ टैक्स एक ऐसा बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का। समझ में आया, समझ में आया। तो चलो मैं आपको बता भी देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर ये पूरा चैप्टर हम 5 पार्ट में करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक है और ध्यान रखना ये आगे भी काम आएगा, कभी सोच रहे हो एमकॉम के अंदर भी काम आएगा, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम होता है, वहां तो डेफिनेटली आने वाला है। तो चले पढ़े, वन बाय वन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज डन बाय द सीबीडीटी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। मींस की एक अथॉरिटी है जो कि इस पूरे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, जो भी टर्म कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी कौन इंप्लीमेंट करता है, सीबीडीटी अपॉइंट करता है, अप्लाई करते हैं, सॉरी। इसके ऊपर एक आपका स्पेशल चैप्टर है अथॉरिटी ऑफ द इनकम टैक्स, यहां से 100% क्वेश्चन आता है, मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाऊंगी, ठीक है। तो इस सीबीडीटी है ना, ये रूल अप्लाई करता है किसके, जैसे ये भी, जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे दादाजी होते हैं, फिर हमारे पापा जी होते हैं, फिर हम होते हैं। पापा जी किसकी रेगुलेशन से चलते हैं, दादाजी की रेगुलेशन से चलते हैं। हम किसकी रेगुलेशन से चलते हैं, हम अपने पापा जी की रेगुलेशन से चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया बच्चे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये किसके अंडर चलता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी रेगुलेशंस पॉलिसी बनाता है, फिर उसको आगे इंप्लीमेंट करता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी रूल्स बनाएगी उसे हम इनकम टैक्स रूल 1962 एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए इनकम टैक्स के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है, किस पर्पस के लिए, कि हम गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट को मिलने वाला है ये, जो देखो मैंने कहा कि जो टैक्स है ना गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू का सोर्स है, राइट। अब ये लोगों से कलेक्ट करे, कंपनी से कलेक्ट करे, किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाले से कलेक्ट करे, ये टैक्स तो मिलेगा किसको, मैंने कहा गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट बचे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों गवर्नमेंट को, सोचो जरा, यहां पर आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना तो स्टेट को मिलने वाला ना ही दोनों को मिलने वाला। इनकम टैक्स के ऊपर स्पेशल अधिकार किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो खर्चे करेगी, इस इनकम के जितनी भी इनकम आएगी उसके पास, उसी के बेसिस पे वो करने वाली है।
अब मैंने कहा कि मैं किसका वेट कर रही थी, मैं बजट का वेट कर रही थी। मैं क्यों वेट कर रही थी? क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ हम करने वाले हैं, कितना परसेंटेज अब की बार बढ़ गया है, तो इन चीजों को अब की बार सिलेबस में ऐड करने की सोच रही थी मैं। बट फिर ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा बताती रहूंगी कि क्या चीज नहीं है, क्योंकि आने वाले जब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको रिकॉल होती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? तो गवर्नमेंट के आपके पास दो कंपोनेंट, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होता है, एक पब्लिक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू दैट मींस गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात की जा रही है, दैट और एक्सपेंडिचर दैट मींस जो गवर्नमेंट जहां पर भी अपना पैसा लगाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में बात की जाए तो मनी दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, मींस की सरकार है यहाँ पर। ठीक है, सरकार क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करती है। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, राइट। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिवेन्यू, मींस की जरूरी थोड़ी ना है सारा का सारा पैसा टैक्स से ही आए। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फीस हो गया, पासपोर्ट फीस हो गया, लाइसेंस की फीस हो गई, या फिर हम कहते हैं ना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हमने तो उसकी फीस भी देनी पड़ती है। तो हर चीज जो भी हम जैसे हॉस्पिटल की फीस होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। फाइन हो गया, पेनल्टीज हो गई है, ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, यहाँ पर हमारी नॉन टैक्स है, मीन्स की टैक्स का तौर नहीं है, अलग से टैक्स के अलावा जो हमारे पास रिवेन्यू जनरेट करती है। या फिर गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से सामान ट्रांसपोर्ट कर रही है, कहीं और बेच रही है, उससे कोई फायदा हो रहा है तो भी वो क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू होती है। या फिर गवर्नमेंट को कोई भी डोनेशन मिल जाए, कोई भी ग्रांट मिल जाए, मिलती है नहीं मिलती, जैसे कि हम बाहर घूमने जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पीएम मोदी जी को क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है जब भी वो कहीं विदेश में टूर के लिए जाते हैं या फिर दौरा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की कंट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो गिफ्ट देते हैं। जैसे हम यहाँ पर आने पर गिफ्ट देते हैं, तो हमारे वहां पर आने पर हमारे प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दिए जाते हैं। वो गिफ्ट ये नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो पर्सनल यूज के लिए करूंगा, नहीं, नो, वो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है उनकी वेलफेयर करने के लिए उस गिफ्ट को, उस अमाउंट को यूज करेगी, राइट। तो वो सारे सोर्सेज हैं हमारे रेवेन्यू के। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो वो खर्चा, वो अमाउंट, वो मनी जो कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। अब पैसा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा था और पैसा जाएगा भी तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे ना, जैसे कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर करना, वेलफेयर में क्या आ जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए सब्सिडीज देना, पेंशन देना, देती है ना गवर्नमेंट। वो कहाँ से आता है पैसा, कहाँ से आता है वो पैसा, बताइए। वो पैसा आता है आपका, आपके यहीं से आता है, हम देते हैं तो हमारे यहाँ से आ जाता है, राइट। तो सर्कुलेट होता है, कहने का मतलब है पैसा ऐसे सर्कुलेट होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि रोड बनवा दिए, रेलवे हो गया है, एयरपोर्ट हो गया है, डैम बनवा दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपके लिए सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अब क्या किए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, किस लिए, कि आप टाइमली अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाए, है ना। डिफेंस या फिर सिक्योरिटी के लिए आप अपने इक्विपमेंट जो भी खरीदते हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गई है, बॉर्डर सिक्योरिटीज हो गई है, इन सभी के लिए काफी सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो उन इक्विपमेंट का खर्चा कहाँ से आएगा, जो हमने इन रेवेन्यू जनरेट किया था। अब तभी तो आगे लगाएंगे जब हमारे पास इकट्ठा होगा। अच्छा जी, फिर आ जाता है अपने एम्प्लॉइज की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्रशासन को देखभाल करना। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितने हैं, अब डिपार्टमेंट इतने हैं, वहां पे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको भी तो सैलरी देनी है, उनको भी तो कुछ करना, उनको भी तो कुछ देना होगा ना, तभी तो आपको आपके लिए वो काम करेंगे। तो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करने के लिए वो पैसा वहां पे यूज होता है। या फिर इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट का मतलब क्या हो गया, कि जब आप विदेश से, मान लीजिए यूएसए से आपने सामान मंगवाया, तो इसकी आप यूएसए ने तो सामान भेज दिया, अब इंडिया पेमेंट करेगी तो उसके पास पैसा तो होना चाहिए, अब वो पैसा यहाँ पर देगी। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो सिंपल सा टर्म यहाँ पर ये था कि पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होता है, टैक्स इसमें एक बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। इसलिए इनकम टैक्स, इसलिए बोला जाता है इनकम टैक्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू। क्या इतना समझ में आया, समझ में आया? अब समझते हैं टैक्स के डेफिनेशन। भाई टैक्स होता क्या है, कौन पे करेगा, कब पे करना है, किसको पे करना है, ये सारी की सारी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ फटाफट से, सुनो। अब देखो, यहां पर मान लीजिए
ये पब्लिक है। मैं दो ग्रुप बना रही हूं, ठीक है। एक ग्रुप है बहुत रिचेस्ट पर्सन है जिनकी सैलरी बहुत हाई है, और एक ग्रुप है, मैं इसको ग्रीन पेन से बनाते हैं, ठीक है। इनकी सैलरी इतनी है कि वो मतलब अपना ही सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जो बेसिक नीड्स होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, राइट, अब्राहिम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो थ्योरी दी गई है, तो उस वो ये ग्रुप है जो केवल अपनी ही जो अपनी बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट कर पा रहा है। ये जो रिच पर्सन है उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत सारा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब गवर्नमेंट कहती है कि इन डिपार्टमेंट वालों को, ठीक है, कि जितना भी आप कमा रहे हो ना उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा आप सरकार को देंगे। किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। मैं क्या, अच्छा जी, ये क्या मैम ऐसा है कि ये मना भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है बच्चे। मैम ऐसे तो गलत बात हो जाएगी, मेरी बात सुनो। अगर आप कुछ कमा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी कमाए हुए पैसे का आप कुछ परसेंटेज डोनेट करो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये बोला जाता है कि अगर एक लिमिट के बाद, वो लिमिट में आगे आप बताऊंगी, ठीक है, एक लिमिट के बाद आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो जरूरी है कि आप अपनी प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी को डोनेट करो, कि वो क्या किया जाए, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें। इसी तरीके से पीपल्स के अंदर भी होता है, जो इंडिविजुअल हम जिसे बोलते हैं। जैसे मैं हूं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी के पापा से पूछना, पापा आप जो कमा रहे हो क्या आप ITR फिल करते हैं? ITR फिल करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न होती है ये, इसके बहुत फायदे भी हैं, ठीक है। जो फिल करते हैं और वो वही फिल करेंगे जो टैक्स भरते हैं। समझ में आ रहा है? टैक्स तो समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा कंपलसरी पॉइंट है जो कि सभी लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो परसेंटेज होगी, जैसे मैंने 2% बताया, ये जो परसेंटेज होगी कौन फिक्स करते हैं? मैम CBDT फिक्स करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं आप सभी के ऊपर, और जरूरी है कि आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, क्या मैम इसको लेने के लिए कोई डिपार्टमेंट से बंदा आएगा? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। आप यहाँ खड़े हैं और आप ऑनलाइन इस इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। अपनी, मैंने तो घर ही बना दिया, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ये पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका टैक्स होता है ना, और उसके अंदर भी कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका कैसा टैक्स हो गया बच्चे? आपके पास डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिसके बीच में किसी भी तरह की इंटरमीडिएटरीज पर्सन नहीं होते। इसके बीच का जो कहते हैं ना कि दलाली बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ब्रोकर बोलते हैं, ऐसा कोई बीच में नहीं रहने वाला, ठीक है। अच्छा जी, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स हमारे पास ये रिवेन्यू का सोर्स है। अच्छा, रिवेन्यू का सोर्स है तो सिंपल सी बात है, इसको किस लिए यूज करेंगे? वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? आ गया इतना समझ में? तो चलो पेज पे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट द पीपल एंड द बिजनेसेस गिव टू द गवर्नमेंट। कहते हैं टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट है जो कि कौन देगा? पीपल भी देंगे, बिजनेसमैन भी देंगे, जिसकी कंपनी है वो भी देगा। मींस कि हर इंसान अगर एक लिमिट को क्रॉस कर देगा, उसे जरूरी है उसे टैक्स भरना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर कोई इंसान एक लिमिट को क्रॉस कर देगा तो उन सभी, चाहे वो फर्म हो गया, चाहे कंपनी हो गया, चाहे बिजनेसमैन हो गया, चाहे नॉर्मल हम जैसे इंडिविजुअल्स हो गए हैं, या फिर मैं कहूँ कि हमारा फैमिली बिजनेस है, कोई भी हो गया है, उन सबको टैक्स भरना पड़ेगा अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी इच्छा होगी तो आप पे करेंगे ना, ये कंपल्सरी है, नॉट है, वॉलंटरियल नहीं है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि डोनेशन है ना, हमें कहेंगे कि दान कर रहे हैं, दान नहीं है ये भी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये मैं ये कह सकती हूँ, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि जो इंसान टैक्स भरता है ना, उसको लोन लेने में बड़ा
जल्दी मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे दो इंसान है, एक राम एक श्याम है। राम कह रहा है कि मैं तो टैक्स भी भरता हूँ, मैं तो ITR भी फिल करता हूँ, मीन्स की अपनी इनकम का ब्यौरा देता हूँ डिपार्टमेंट को। एक कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो, ये दोनों क्या गए, लोन लेने के लिए गए, तो बैंक वाले पहले इसको लोन देंगे, बाद में इसकी तो बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन होने वाली है, फिर उसको लोन देंगे। ऐसा क्यों? जो इनकम टैक्स भरता है ना, तो वो ये दिखा रहा है कि भाई मैं कमा इतना रहा हूं और मैं मेरे कमाने का कुछ परसेंटेज हिस्सा सरकार को दे रहा हूं। तो एक लॉयल्टी, पंचुअलिटी नजर आ रही है उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर इनकम जो टैक्स भरता है ना, उसे ये फायदा होता है। तो इसे हम फायदा कह सकते हैं, डोनेशन नहीं कहेंगे हम, ठीक है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट है। इनडायरेक्ट बेनिफिट, अगर लोन लेने गए तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। और भी फायदे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी आप थोड़ा थोड़ा समझो इस बात को। तो मैं इनकम टैक्स को मैं क्या कह सकती हूँ, एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो सभी लोग करते हैं, ठीक है। मैंडेटरी फाइनेंशियली चेंज imposed by there is a government on the individual businessman and other entity, सभी के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। और कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब फीचर के बारे में बात करते हैं। कंपलसरी है, कौन इंपोज करता है? सरकार लगाती है, नहीं लगाती है, अभी मैंने बताया। और किस गवर्नमेंट के पास जाता है? किस गवर्नमेंट के पास जाता है? जल्दी देखो, ये वाला मैंने लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। कहते हैं हाँ जी सर जाता है, बिल्कुल। नो डायरेक्ट बेनिफिट, आपको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपने इतने का टैक्स भरा है, ठीक है, और आपको इतने का ही बेनिफिट मिलेगा, सेम एज इट इज अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये पैसा किसके लिए यूज किया जाएगा? पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। और दूसरा 6 पॉइंट क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन द लॉ, टैक्स आर चार्ज अकॉर्डिंग टू द रूल्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये कह रहे हैं कि जो भी परसेंटेज हम गवर्नमेंट चार्ज करती है आपसे, मैंने कहा कि 4% लगेगा, 5% लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो टैक्स की रेट है ना, वो डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है। ये सारी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यू रिजिम क्या थी, ओल्ड रिजिम क्या थी, उन सबको डिस्कस करेंगे। इनका एक क्राइटेरिया होता है। ये नहीं है कि सरकार ने कहा नहीं अब की बार 10% कर दो, अब की बार 40% कर दो, अब की बार 60%। अरे ऐसे नहीं होता। ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, रूल रेगुलेशन में होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन होती है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इस पॉइंट का भी 2 मिनट के लिए होल्ड करो, क्योंकि इसी के साथ एक और शब्द आएगा, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव नेचर क्या होता है? प्रोग्रेसिव वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ना, उसकी टैक्स की लायबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मैम ऐसे कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इनकम टैक्स की रेट है ना 5% है। मतलब जो भी बंदा कमाएगा, मैंने कहा कि एक इंसान है, राम है, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। 5% कितना हो गया बच्चे? 5% हो गया 25,000 रुपए। दैट मीन्स इसकी टैक्स की जो लाइबिलिटी है, इसकी जो इसको उसकी पॉकेट में से टैक्स जाएगा, वो कितना है? 25,000। एक इधर है श्याम, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। 5% कैलकुलेट करना है तो कितना हो गया? ये हो गया है 50,000 रुपए। कहते ठीक है। तीसरा व्यक्ति आया जिसकी इनकम केवल और केवल 2,50,000 रुपए है, ठीक है। तो इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,500। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बच्चे? ये नजर आ रहा है कि इनकम बढ़ रही है तो टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ गई है, इनकम कम हो रही है तो टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी, लायबिलिटी का तो मतलब पता होगा आप सभी को, या बताऊं मैं अभी? वो भी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी इन द सेंस जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपकमिंग फ्यूचर में जो आपको पेमेंट करनी होगी, है ना। तो आया समझ में टैक्स लायबिलिटी प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब कि इनकम के साथ साथ ये टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि टैक्स के कितने टाइप हैं, ठीक है। नॉर्मली टैक्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या कहता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसा टैक्स, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा टैक्स जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रोवाइड करते हो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ऐसा टैक्स जो बीच में, अगर बीच में कोई भी फर्म आ रही है या फिर कोई भी पर्सन आ रहा है, आप उसको दे रहे हो फिर गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। मैम ऐसा कौन सा टैक्स हो गया?
मैम ऐसा कौन सा टैक्स हो गया? इनकम टैक्स तो पता चल गया होगा कैसा टैक्स है बच्चे, ये है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा हमारे पास जीएसटी। जीएसटी मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है? आपके पास 2 टाइप के टैक्स होते हैं। पहला मैंने बताया आपको डायरेक्ट टैक्स होते हैं, दूसरा मैंने बताया आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर है आप, यहाँ पर है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पोर्टल की मदद से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आप यहाँ पर हैं और आपका बैंक यहाँ पर है, ठीक है, और आपका शॉपकीपर यहाँ पर है, और आगे फिर ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। जब मैंने कहा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने फोन को बाय किया है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, उसको पेमेंट की है, तो मेरा बैंक यूज हुआ, इट्स ओके, मेरे बैंक से माइनस प्लस होता रहेगा, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर जो भी टैक्स का अमाउंट लगा है, ठीक है, वो पहले मैंने शॉपकीपर को दिया, ठीक है, शॉपकीपर क्या करेगा, आगे जिससे खरीदेगा उसको देगा, फिर कहीं जाके ये सरकार के पास जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, कहने का मतलब ये है कि बीच में जब 2 पार्टी या फिर उससे ज्यादा पार्टी इंक्लूड हो जाती है, ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ऐसे टैक्स के फ्लो को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, अगर आप खुद डायरेक्ट सीधा गवर्नमेंट के खाते में डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो चीजें, तो हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो कहते हैं कि द टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जब हम अपना टैक्स का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा इनकम टैक्स इसके अंदर आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स इसके अंदर आता है, वेल्थ टैक्स आता है। अभी फिलहाल इनके शब्द को सुनो, आगे हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये आपके तीनों टैक्स हैं जो कि डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, बट पहले क्या होता था, ये सारे के सारे हम डायरेक्ट में काउंट करते थे। इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, फ्रेट बेनिफिट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। बट अब क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया, ये इसमें डाल दिया, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। जो मैंने अभी बताया ना वेल्थ टैक्स, ये अबोलिश कर दिया था 2015 के अंदर में, इसी खत्म कर दिया था। पर आपको पता होना चाहिए था पहले के टाइम में वेल्थ टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स माना जाता था। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेलर या फिर कोई बिजनेसमैन फ्रॉम द कंज्यूमर एंड देन डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि पहले जो कस्टमर है सेलर को देगा, सेलर फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। मींस कि बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई है और वो थर्ड पार्टी फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगी। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी होगी। अब जो एक्साइज ड्यूटी है ये इसके अंदर मर्ज कर दी गई। आपको पता है जीएसटी 2017 के अंदर जब आया था, उसने जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, उनको सबको खत्म कर दिया गया था कि अलग अलग करके क्या लगाना भाई, अलग अलग करके क्या लगाओगे, सारा का सबका एक ही लगा दो ना जीएसटी। बार बार परसेंटेज थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, इतने सारी लिस्ट थी उनकी, जीएसटी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे करके इसको रिमूव करके हमने जीएसटी इसका एग्जांपल बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स का। समझ में आया? तो ऑन एन एवरेज डिफरेंस क्या हुआ कि जो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका जो बर्डन होता है, मींस की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को भेजने की खुद टैक्स पेयर की होती है, मींस की जिसका टैक्स बनता है। जैसे मैंने कहा मेरी इनकम टैक्स बनी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सामने पोर्टल पे जाके खुद पेमेंट करूं। बट अगर मैंने कहा कि मैंने मोबाइल खरीदा है, खरीदने के बाद मेरी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, भाई मैंने तो पेमेंट कर दी। अब शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार को डिपॉजिट कराए। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है, किसके ऊपर, जो भी बीच में मिडल मैन आ रहा है उसके ऊपर कर सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। देखो यहाँ पे वेल्थ टैक्स नहीं लिखा हुआ क्योंकि अब वेल्थ टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि 2015 के अंदर वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्या है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी है, राइट? समझ में आ रहा है? अच्छा, कलेक्शन कौन के जाता है, डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड द बिजनेस एंड थ्रू द सेलर एंड द शॉप। किसके द्वारा कलेक्शंस की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यहाँ पर जो भी जिसका भी इनकम बन रहा है वो करेगा, और जो सेलर है शॉपकीपर वो यहाँ पर आगे गवर्नमेंट को भेजेगा।
फिर यहाँ पे शब्द आ जाता है जो इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो कैसे नेचर का होता है बच्चे? ये नेचर का होता है आपके प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और ये आपके रिग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने आपको बताया इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपके टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि सबको देना है, देयर इज नो मैटर कि आपकी इनकम कितनी है। जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम में अगर कोई भी बंदा मोबाइल फोन खरीद रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी इनकम पहले देखेंगे फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे कि हाँ खरीदने वाले की इनकम देखी और फिर हम उस गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कितने जैसे कि हम कोई भी खाने का सामान खरीद रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैंने दूध खरीदा है, आपने दूध खरीदा है, किसी ने चावल खरीद रहे हैं, क्या उसकी इनकम देखी जाती है पहले? आप मुझे खुद बताओ, क्या आप लोगों की इनकम देखी जाती है? फिर आपको ये कहेंगे कि नहीं आपके ऊपर चावल के ऊपर इतना परसेंटेज लग जाएगा, मेरी इनकम ज्यादा है तो दूध के ऊपर ज्यादा परसेंटेज लग जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं ना, सबके ऊपर सेम है, जीएसटी सबके ऊपर सेम लगती है नहीं लगती है? तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्रोग्रेसिव एंड द नेक्स्ट इज द रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब तो सेम ही रहने वाला है कि इनकम अगर बढ़ी, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी क्या होने वाली है, वो भी बढ़ेगी और यहाँ पे सेम रहने वाली है। रिग्रेसिव नेचर का मैं एग्जांपल दूं तो बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा यहाँ पर है एक ऐसा इंसान जिसकी सैलरी कितनी है, मतलब महीने की कमा रहा हो 1 लाख रुपए, एक इधर है जो कि महीने की कमा रहा है 10,000 रुपए। फर्क नजर आ रहा है दोनों का? दोनों का फर्क नजर आ रहा है। एक तो कमा रहा है बिल्कुल 10,000 रुपए, एक कमा रहा है उससे 10 गुना, है ना? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने कहा कि मैं जो हमारे किचन का सामान होता है, रसोई का जो सामान होता है, मैं उसको लेने गई शॉपकीपर के पास, ठीक है, और उसने सामान बना दिया मेरा 5,500 रुपए का। एक सेकेंड, 55,000 बन गया, ये तो 5,500 रुपए बना दिया उसने बिल, 5,500 रुपए का। अब यहाँ पर इसको पेमेंट करते, ये जो पेमेंट करेगा ना ये बहुत विचार करेगा। अब सिंपल सी बात है यार, उसकी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा उसमें जा रहा है, बट इसके लिए 5,500 कुछ इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ध्यान से देखो ये अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज दे रहा है, आधे से ज्यादा दे रहा है नहीं दे रहा, और ये कितना दे रहा है बोलो? 5%, 5 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज, और ये क्या कर रहा है 50% से ज्यादा अपनी इनकम का दे रहा है। तो यहाँ पर जो रिग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है ना, दैट मीन्स जो जीएसटी है ना, वो जितने ज्यादा जो पुअर पीपल होंगे ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है कि उनकी इनकम भी कम है और अपनी इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा वो सरकार को दे रहे हैं जीएसटी का। अगर किसी की इनकम ज्यादा है उसका रिग्रेसिव नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसी के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ पुअर पीपल के साथ, एक साइड है रिच पीपल, तो उनका फर्क जीएसटी पे इतना नहीं पड़ेगा जितना इसका पड़ रहा है। ये कह रहा है कि मैं मेरी इनकम का ना 50 से भी ज्यादा परसेंटेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और ये क्या कहेगा कि मैं तो केवल 5% दे रहा हूँ। इट्स ओके। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि रिच ही पे करेगा, यहाँ पे कहते हैं एवरीवन पे द सेम रेट, हर कोई इंसान सेम रेट से देगा, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, चाहे इनकम कुछ भी ना, कुछ भी नहीं है ना, तब भी उसको देना पड़ेगा भाई टैक्स। अब देखो जो छोटे बच्चे हैं वो टॉफीज खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, क्या वो कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे ना, वो भी पे कर रहे हैं, वो मतलब इनके पेरेंट्स ही पे कर रहे हैं उनके इनडायरेक्टली, है ना? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि आप पेड कर रहे हो गवर्नमेंट को डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट दैट मींस बीच में कोई पर्सन आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव का मतलब समझाया, इसके बीच में डायरेक्ट में डिफरेंस दिखाती हूँ आपको, नजर आ रहा है? जो प्रोग्रेसिव नेचर का है ना, रिचेस्ट पर्सन के लिए बर्डन है, रिग्रेसिव का पुअर पर्सन के लिए बर्डन है, दोनों के बर्डन अलग अलग है। समझ में आया? अब आई थिंक सबको समझ में आ गया, फिर भी अगर समझ ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप सभी बच्चों के लिए, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो डिफरेंस क्या है कि प्रोग्रेसिव जो नेचर का टैक्स है ना, हाँ, टैक्स रेट इंक्रीज एज अ इनकम इंक्रीज, मीन्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे रेट है 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे रेट भी बढ़ती जा रही है। ये कब है? प्रोग्रेसिव नेचर का, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दे दिया था, 3 लाख रुपए के ऊपर 5% है, 20 लाख के ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो परसेंटेज भी आगे होगी। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि टैक्स रेट डिक्रीज एज द इनकम इंक्रीज। अगर आपकी इनकम ज्यादा है
तो आपको वो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, है ना। तो पुअर पीपल इसका हायर परसेंटेज अपनी इनकम का देते हैं एज कंपेयर टू देयर इज अ रिच पर्सन। इसीलिए जो रिग्रेसिव नेचर का जो टैक्स है ना, वो पुअर पीपल के लिए ज्यादा बर्डन है एज कंपेयर टू द रिच पर्सन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो, रेट ऑफ द टैक्स क्या है, इंक्रीज विद द इनकम, इनकम के साथ इंक्रीज होगा। यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, मोस्ट ऑफ सेम ही रहता है। ठीक है, सबको सेम पे करना पड़ेगा। बर्डन क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है ना, इसकी जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, रिच पर्सन के लिए पड़ता है। अगर मैं रिग्रेसिव जो जीएसटी है वो सब जीएसटी है वो पुअर पीपल के लिए ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, पर्पस क्या है, इनइक्वालिटीज को यहाँ पे रिड्यूस करने के बारे में बात की जा रही है, पर यहाँ पर सेम एज इट इज इनडायरेक्टली वो इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। आई थिंक आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गए होंगे क्या होता है। हाँ जी, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है, मीनिंग डेफिनेशन समझ में आ गया कि ये फीचर 4 नंबर में आती है, ध्यान से समझ लेना। और ये जो पॉइंट है डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इतना समझ में आया आपको, क्या इतना समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है।